अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर कन्वीनर के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है, जिसका नाम है ज़हनी सेहत और हम। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वसीम ककरू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक एपिसोड से हम जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बेसिक सिम्टम्स के बारे में बात की थी कि यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, और हमने फिर बात की थी कुछ उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी जिनसे वो प्रेडिस्पोज हो जाता है, यानी वनरेबल हो जाता है। ख़ासतौर पर हम यहाँ पे एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट की बात कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम फिर से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कुछ यानी पर्सनल फैक्टर्स की बात करेंगे, जिनकी वजह से एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की यानी उसमें प्रोबेबिलिटी बन जाती है उसकी लाइफ में मुख्तलिफ़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के डेवलप होने की। तो आज जिस चीज़ का हम ज़िक्र करेंगे, जिस फैक्टर को हम आज यानी हमारी डिस्कशन का एक मौजू बनाएंगे, जिस चीज़ पर हम आज डिस्कस करेंगे, उनमें से एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल इनहिबिशन। बिहेवियरल इनहिबिशन यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान की ज़िंदगी में, एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट की ज़िंदगी में बहुत ही छोटी उम्र में ही पैदा होने लगता है। यानी कि एक इंसान या एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ट्राई करने की, यानी नई चीज़ें ट्राई करने की इनहिबिशंस रहती हैं। यानी कि ये आसानी के साथ नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाता है, खुल नहीं पाता है, जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको जो ही कोई चीज़ ट्राई करनी होती है, कोई नई चीज़ ट्राई करनी होती है, ख़ुसूसतन जिनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पैदा होने के चांसेस होते हैं, तो छोटी ही उम्र में इनको जो है जल्द ही फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी हो जाती है। यानी कि इनके हार्ट पैल्पिटेशन होने लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करें, इनका हार्ट पैल्पिटेट करने लगता है अगर ये फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ ट्राई करने लगे, तो जिसकी वजह से जो है कुछ नई नोवल स्टिमुलाई को यानी ट्राई करना इनके लिए मुश्किल रहता है। इसी तरीके से जो यानी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, जिन सिचुएशंस को इन्होंने इससे पहले कभी फेस नहीं किया होगा, तो उन सिचुएशंस को फेस करते हुए इनके कई सारे यानी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट पैल्पिटेट होने लगा एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेंजर के साथ बात करते हुए, या फॉर एग्जांपल ब्लश हो गए एक स्ट्रेंजर के साथ बात करते हुए। तो इन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से ये काफ़ी इनहिबिटेड रहते हैं। इनहिबिटेड रहने का मतलब ये है कि ये ट्राई नहीं करते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस में, यानी अपने आप को टेस्ट करने के लिए। दे फील इनहिबिशंस इन टेस्टिंग न्यू बिहेवियर्स, इन टेस्टिंग न्यू सिचुएशंस, इन फेसिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। और ऐसी चीज़ें इनको बचपन से ही सताने लगती हैं। यानी जब भी ये किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करते हैं तो इनको हार्ट पैल्पिटेट होने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है, पसीने आने लगते हैं। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी इनहिबिटेड रहते हैं कोई नई चैलेंजिंग सिचुएशन या कोई नोवेल स्टिमुलस को फेस करने के लिए। तो यानी ऐसे बच्चे जो हैं यूजुअली बाकी स्ट्रेंजर्स के साथ या जो बाकी बच्चे होंगे, वो आसानी के साथ ऐसे बच्चों के साथ जो है, ऐसे बच्चे जो हैं आसानी के साथ बाकी बच्चों के साथ जो है खेलने कूदने में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। इनको काफ़ी टाइम लगता है बाकी बच्चों के साथ यानी घुल मिल जाना। ख़ुसूसतन हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की या उन एडोलसेंट्स की जिनकी लाइफ में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से यानी
जब जब ये किसी पराये को देखते हैं तो पराये की प्रेजेंस में कभी कभार इनको म्यूटिज्म भी हो सकता है। म्यूटिज्म क्या होता है कि यानी कि इनको जैसे इनकी जुबान ही नहीं चलती है, म्यूट हो जाते हैं ये उस दबाव की वजह से जो इनको स्ट्रेंजर्स की प्रेजेंस में हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हाँ, शायद इस बच्चे में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस हैं आगे जाकर। तो ये काफी म्यूट हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ अनफैमिलियर पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज किया था कि इनका हार्ट अचानक से बहुत एक्सेलरेट करने लगता है in the presence of novel stimuli और in the presence of challenging situations, वो situations जो इन्होंने अभी तक यानी ट्राई नहीं की थी, यानी मिसाल के तौर पर कोई नई जगह इनको जाना है तो इनको हार्ट एक्सेलरेट करने लगेगा, हार्ट रेट या हार्ट पैल्पिटेशंस महसूस हो सकती हैं इनको, इनके प्यूपिल्स डायलेट हो सकते हैं, इंडिकेटिव ऑफ फीलिंग एंग्शियस। इसी तरीके से इनके कॉर्टिसोल लेवल्स यानी जो एंजाइटी के रिलेटेड स्ट्रेस या एंजाइटी के रिलेटेड हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, उनकी लेवल जो है इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू स्टिमुलाई, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज पीपल, इन द प्रेजेंस ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी हद तक खुद को अवॉइड करते हैं, यानी मुख्तलिफ नई चीज़ें या नई सिचुएशंस फेस करने से। तो इसको हम कुल मिलाकर जो है बिहेवियरल इनहिबिशन कहते हैं। जब आप एक बच्चे में बिहेवियरल इनहिबिशन वाला एक बिहेवियर देखें कि मतलब वो नई चीज़ें ट्राई नहीं करने की कोशिश करता है, वो नई स्टिमुलाई ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो उनको अवॉइड कर रहा है अपनी लाइफ से, वो लोगों को यानी स्ट्रेंजर्स को खुसूसन जो है अवॉइड कर रहा है, तो ये चीज़ें यानी इग्नोर नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को। पॉसिबिलिटी है कि इट कैन लीड टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, और अगर टाइमली हेल्प ऐसे बच्चों को दी जाए, फॉर एग्जांपल by maybe roping it in with some clinical psychologist जो इनको इनकी social skills में help कर सकता है, इनकी behavioral inhibitions में help कर सकता है, तो कल को इनको social anxiety या बाकी मुख्तलिफ किस्म के anxiety disorders होने के chances कम होंगे। लेकिन अगर behavioral inhibition जैसी चीज़ को ignore किया गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो strangers के साथ अच्छी तरीके से यानी mix up नहीं हो पाता है, वो यानी strange क्लासमेट्स के साथ यानी जिनके साथ उसने अभी तक कभी बात नहीं की थी, उनके साथ बात करने में उसको हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इनहिबिटेड है। इसी तरीके से क्लासरूम के सामने खड़ा किया तो काफ़ी एंग्शियस फील कर रहा है। इन चीज़ों को अगर आप नोटिस करते हैं और टाइमली हेल्प के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रुजू करते हैं, तो कल को इनको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा होने के बहुत कम चांसेस होंगे, जिस सूरत में फिर आगे जाकर शायद दवाइयों का भी इनको यानी इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर इनकी लाइफ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। तो अगर सोशल स्किल्स पर काम किया जाए विद द हेल्प ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमोशनल स्टेबिलिटी यानी इन सभी चीज़ों पर अगर काम किया जाए ऐसे बच्चे की ज़िंदगी में जिसको बिहेवियरल इनहिबिशंस हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये बच्चा जो है काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो सकता है और ये अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो एक चाइल्ड या एक एडोसेंट को जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में गिरफ्तार कर सकती है या उसको प्रीडिस्पोज कर सकती है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एंजाइटी सेंसिटिविटी। एंजाइटी सेंसिटिविटी क्या होता है कि एक इंसान को यानी कि एक बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाता है कि मतलब यानी एंजाइटी की सेंसेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट का पैल्पिटेट करना, ब्रेथलेसनेस फील करना, हेडेक फील करना, या नौशिया फील करना, या ट्रम्बलिंग सेंसेशंस फील करना, या फॉर एग्जांपल प्रिकी सेंसेशंस फील करना, जो भी एंजाइटी के मुख्तलिफ सेंसेशंस होती हैं, तो ये सेंसेशंस जो हैं यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशंस जब एक इंसान को इन मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशंस के बारे में ये बिलीफ पैदा हो जाए कि ये सेंसेशंस हार्मफुल हैं और ये इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर
सकते हैं। अगर ये सेंसेशंस उसकी बॉडी में रहती हैं तो शायद वो मर सकता है। यानी कि एक बिलीफ अगर एंजाइटी के मुख्तलिफ सिम्टम्स को लेकर पैदा हो जाए और इंसान काफ़ी सेंसिटिव हो जाए मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, खुसूसन इन एंजाइटी के सिम्टम्स को लेकर, तो चांसेस हैं कि वो इनको काफ़ी हद तक अवॉइड करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जितना वो यानी इन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को या सोशल उसके रिलेटेड जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान कभी एंजाइटी की वजह से फेंट हो सकता है या उसको यानी कि यानी हार्ट को बहुत पेन हो सकती है। अगर इन मुख्तलिफ सिम्टम्स को एक इंसान जो है काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, या वो इनको ऐसे इंटरप्रेट करता है जैसे हार्ट पैल्पिटेशन का मतलब हो गया हार्ट अटैक आना। तो अगर उसकी ये बिलीफ्स होंगे इन मुख्तलिफ एंजाइटी के इन मुख्तलिफ सिम्टम्स को लेकर, तो वो इंसान या वो चाइल्ड और एडोलसेंट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है टुवर्ड्स दीज सिम्टम्स, और वो इनको मिस इंटरप्रेट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस एक इंसान के लिए, एक चाइल्ड या एडोलसेंट के लिए हार्ट का पैल्पिटेट करना इज इक्वल टू हैविंग हार्ट अटैक। वो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि हार्ट पैल्पिटेट अगर हो रहा है तो शायद कुछ बहुत ही खराब सिचुएशन है हार्ट के लिए, यानी कि कुछ डैमेज ही हो चुका है हार्ट को। इसी तरीके से अगर उसको मिसाल के तौर पर सीने में घुटन महसूस हो रही है तो उसको लगने लगता है या वो इसको मिस इंटरप्रेट करता है इस सिम्टम को एंजाइटी के, जिससे उसको लगता है कि शायद ये लंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर उसको बार बार नौशिया या वोमिटिंग के सिम्टम्स महसूस हों एंजाइटी की वजह से, तो अगर वो इसको मिस इंटरप्रेट करता है एज फॉर एग्जांपल कि कुछ गड़बड़ ही है, शायद स्टमक के साथ शायद अल्सरेशन हो गई है स्टमक को, या कोई और ही बड़ा ही कोई दर्द स्टमक को हो गया है जिसकी वजह से वोमिटिंग या नौशिया महसूस हो रहा है, तो ये उसकी सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दीज सिम्टम्स बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वो अगर फॉर एग्जांपल डिजी फील कर रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइटी, यानी कि उसको चक्कर आते हैं, तो उसको अगर वो उस सिम्टम को मिस इंटरप्रेट करता है तो उसको ये भी लग सकता है कि शायद ब्रेन को कोई बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ है, जैसे खुदा न खासा ब्रेन को ट्यूमर ही हो गया है शायद। तो अगर ये मिस इंटरप्रिटेशंस एक चाइल्ड और या एक एडोलसेंट इन सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, तो उसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा यानी इनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा इन सिम्टम्स को, जिसकी वजह से उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खासतौर पर उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो और ज़्यादा हाइपर अराउज स्टेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि उसको और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इन मुख्तलिफ यानी फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस की, इन साइंस एंड सिम्टम्स की। यानी वो जितना चाहेगा फिर कि मुझे हार्ट पैल्पिटेशन ना हो, उतनी ही उसको और ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेशन हो जाएगी। वो जितना चाहेगा मुझे ब्रेथलेसनेस ना हो, उसको और ज़्यादा उतनी ही ब्रेथलेसनेस महसूस हो सकती है। वो जितना चाहेगा कि मुझे डिजीनेस महसूस ना हो, उसको और ज़्यादा उतनी ही यानी डिजीनेस महसूस हो सकती है। तो इस तरीके से वो अपनी सिम्टम्स को खुद ही जो है एग्जासर्बेट कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही इन सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट कर रहा है एज द इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी सीरियस, और उसके बाद जितना वो इसको हेट करेगा इन सिम्टम्स को, या इन सिम्टम्स को चाहेगा कि ये मुझे नहीं सताने चाहिए, उतना ही वो इनको और ज़्यादा स्कैन करने की कोशिश करेगा अपनी बॉडी में कि कहीं उसको कोई सिम्टम महसूस तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ दीज सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। और एक टाइम पर ये तमाम सिम्टम्स जब एक इंसान को यानी एक साथ सताने लगे, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान को डिजीनेस भी महसूस हो रही है इस बच्चे को, या इसको हार्ट पैल्पिटेशन भी महसूस हो रही है, चोकिंग सेंसेशंस भी महसूस हो रही हैं गले में, फेस भी इसका ब्लश हो रहा है, इसको कपकपाहट थरथराहट भी महसूस हो रही है, इसके पसीने भी बहुत छूट रहे हैं, या इसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इसको प्रिकी सेंसेशंस यानी वो चुभने वाली सेंसेशंस पूरी बॉडी में महसूस हो रही है, इसकी टांगों में जैसे जान ही चली गई है, इसको वोमिटिंग महसूस हो रही है। ये सब चीज़ें जब एक साथ फिर एक बच्चे को या एडोलसेंट को जो है महसूस होने लगे, तो कभी कभार ये बच्चा जो है फेंट भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी ड्रेडफुल हो सकती है एक बच्चे या एक एडोलसेंट के लिए, दो इट इज़ नॉट लीथल, लेकिन जब ये सब चीज़ें एक साथ एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट को महसूस होने लगें तो इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। तो पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर इंसान इन छोटी छोटी सिम्टम्स को, यानी जो डिस्क्रीट एंजाइटी के स्पेल्स इसको आ रहे थे, अगर इसने मिस इंटरप्रेट किया
as indication of something very serious, it can, this misinterpretation and the avoidance patterns, they can lead to the emergence of panic attacks, यानी कि वो पैनिक अटैक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं आगे जाकर। तो इसीलिए यानी कि अगर टाइम पर यानी एक बच्चे को या एक एडोलसेंट को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लिया जाए, तो वो उसको जो है इन मुख्तलिफ एंजाइटी के सिम्टम्स को डील करने के लिए ट्रेन कर सकता है, उनको इन सिम्टम्स को समझाने में उसकी हेल्प कर सकता है। एक एडोलसेंट या एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट की हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से एक चाइल्ड या एक एडोलसेंट को एंजाइटी स्पेल्स का पैनिक अटैक में तब्दील होना लेस लाइकली हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइमली हेल्प कैन रियली बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी फिनोमिनल in kind of preventing the child's development of any for example panic disorder or panic attack। तो ये यहाँ पे बोलना मैंने लाजमी समझा था। तो एक एंजाइटी सेंसिटिविटी भी जो है एक इंसान को, एक चाइल्ड या एडोलसेंट को जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ ले सकती है। इसी तरीके से एक और चीज जिसका जिक्र हम यहाँ पे करना लाजमी समझेंगे, उसको हम कहते हैं अटेंशन बायस। अटेंशन बायस मीन्स कि खासतौर पर जब एक इंसान का, एक चाइल्ड या एडोलसेंट का फॉर एग्जांपल मूड बहुत लो है, तो ऐसी सिचुएशंस में एक बच्चे का अटेंशन जो है बार बार सिर्फ उन्हीं सिम्टम्स की तरफ जा सकता है जो वो चाहता है कि मुझे ये सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। यानी कि उसका रडार जो है, यानी जो एक हिसाब से वो उसकी सिम्टम्स को स्कैन कर रहा है, तो वो रडार जो है वो काफी सेंसिटिव हो सकता है टुवर्ड्स द अकरेंस ऑफ दीज डिफरेंट एंजाइटी सिम्टम्स, जैसे हेडेक, हार्ट पैल्पिटेशंस। तो उसका अटेंशन जो है इन सिम्टम्स की तरफ चला जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फॉर एग्जांपल उसके एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, तो उसको उन चीजों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान चला जा सकता है। यानी कि वो बायस्ड हो सकता है टुवर्ड्स द थ्रेटनिंग स्टिमुलाई इन हिज एक्सटर्नल सराउंडिंग्स और इन हिज इंटरनल सराउंडिंग्स, दैट मीन्स इंटरनल एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें। तो इन दोनों सिचुएशंस में, यानी कि अगर एक बच्चे या एक एडोलसेंट का अटेंशन जो है ज्यादा से ज्यादा चला जाता है टुवर्ड्स द थ्रेटनिंग स्टिमुलाई, बी इट इंटरनल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये भी एक बच्चे को जो है वनरेबल बना सकता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये कुछ फैक्टर्स थे यहाँ पे जिनका जिक्र करना लाजमी था। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों में या एडोलसेंट्स में यानी बचपन में ही मुख्तलिफ किस्म के यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, तो उनको यानी आगे जाकर जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो उस वक्त भी उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को अगर बचपन में सेपरेशन एंजाइटी होती थी, यानी कि वो अपनी माँ के साथ चिपक कर चलता था, जहां जहां उसकी माँ जाती थी या कोई अपना केयर गिवर जाता था जिसके साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, तो वहां वो उसके पीछे पीछे चलता था। तो ये भी एक बच्चे को आगे जाकर किसी एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार कर सकता है। तो अगर आप बच्चे में काफी क्लिंगी नेचर महसूस करते हैं, खुसूसतन अगर हम इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में देखेंगे, तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्लिंगी बिहेवियर्स आप देख सकते हैं बच्चों में। अगर ये क्लिंगी बिहेवियर बहुत ज्यादा है, यानी कि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है, वो रोता बिलखता है इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर और जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हो चुकी है, तो ये क्लिंगी बिहेवियर कैन बी एन इंडिकेशन कि आगे जाकर ये बच्चा जो है मुख्तलिफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकता है। इसी तरीके से यानी कि डिप्रेशन अगर एक बच्चे में है, तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं उसके आगे जाकर जब वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक एडोलसेंट मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस यूज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल चरस यूज करता है, टेबलेट्स यूज करता है, या फॉर एग्जांपल हेरोइन जैसी चीज यूज करता है, तो ये भी आगे जाकर एक रिस्क फैक्टर बन सकता है एक इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पैदा होने के। तो इसी तरीके से यानी कि अगर एक बच्चे को जो है मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटी डिसऑर्डर सता रहे हैं, उसके लिए पीयर प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से भी एक बच्चा यानी पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आकर मुख्तलिफ नशों को इस्तेमाल कर सकता है, नशावर चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके एंजाइटी डिसऑर्डर्स पर काम नहीं किया गया, तो ऐसे बच्चे जो हैं काफी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं बाय पीयर प्रेशर्स, और
जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की नशा आवर चीज़ों के शिकार हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स ऑन देयर बिहेवियर। तो यानी कि अगर एक एडोलसेंट मिसाल के तौर पर यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार है तो उसको सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। और अगर एक एडोलसेंट सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर का शिकार है यानी मुख्तलिफ ड्रग्स के इस्तेमाल करने का शिकार है तो उसको आगे जाकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो ड्रग्स का यूज और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का होना एक दूसरे के साथ काफी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो है अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी चाइल्ड या एडोलसेंट में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइटी के यानी साइंस और सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो हमें वक्त पर ही अगर हम उसकी हेल्प के लिए उसको हेल्प करने के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रुजू करेंगे तो काफ़ी हद तक हम उसकी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के नशा आवर चीज़ों के आने को रोक सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वजह बनती है किसी इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल करने की। तो इस तरीके से जो है आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ हद तक कुछ चीज़ों का जिक्र करने की कोशिश की जिसमें हमने बिहेवियरल इनहिबिशन की बात की, एंजाइटी सेंसिटिविटी की बात की और इसी तरीके से यानी अटेंशन बायस की बात की कि कैसे एक इंसान का एक चाइल्ड या एडोलसेंट का अटेंशन जो है बायस्ड हो सकता है टुवर्ड्स थ्रेटनिंग स्टिमुलाई। और इसी तरीके से हमने बात की कि यानी डिप्रेशन जो है वो एंजाइटी के साथ आ जाता है। अगर किसी को डिप्रेशन है उसको एंजाइटी हो सकती है और अगर किसी को एंजाइटी है तो उसको आगे जाकर डिप्रेशन हो सकता है। और खुसूसतन हमने आज बात की कि कैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स किसी की लाइफ में सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है, या कैसे एक इंसान एक चाइल्ड एडोलसेंट की लाइफ में अगर उसने यानी कि एक एडोलसेंट ने किसी सब्सटेंस को यूज किया जैसे चर्स को यूज किया या टेबलेट्स को यूज किया या हेरोइन जैसी चीज को यूज किया तो कैसे वो चीजें जो है एक इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ ले सकती हैं। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाजत मांगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसका फ़ायदा आपकी ज़िंदगी को मिले, आपकी लाउड वंस को मिले और आप मुख्तलिफ किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर्स से खुद भी दूर रहें और महफूज रहें और आपके जो भी लाउड वंस हैं वो भी इन मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स से महफूज रहें। वस्सलाम।